Hello everyone, कैसे हो आप सब? I hope you guys are doing good. For those who are new to this channel, my name is Nitika Batra and I'm your biology educator. तो बेटा जो आपकी NCERT है, आपके रिवाइज्ड NCERT है, उसमें कुछ करेक्शंस हैं, कुछ चीज़ें उसमें बेटर की गई हैं थैंकफुली, और आज हम उन्हीं करेक्शंस को नोट करने वाले हैं, राइट? तो अगर आपके पास न्यू NCERT है, वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी आप ये करेक्शंस देख लीजिए, क्योंकि करेक्शंस मतलब आपकी नीट में सिलेबस ऐड हुआ है। NCERT तो हमारा सिलेबस है ना, तो जो सिलेबस में चेंज हुआ है, न्यू चेंज हुआ है, वो हमें पता होना चाहिए। अगर आपके पास पुरानी NCERT है तो डेफिनेटली ये जो कुछ करेक्शंस है इसको अपनी पुरानी NCERT में ऐड कर लीजिए या चेंज कर लीजिए, ताकि रिवीजन करते वक्त आपसे कुछ भी छूटे नहीं, है ना। तो अब हम एक एक करके इन रिविजन्स को देख लेते हैं, आप इनको अपनी NCERT में नोट करते चलिए, राइट। जो छोटे छोटे चेंजेस हैं हम देख लेते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं बेटा 11th की NCERT से। 11th की शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर में चेंज है? सबसे पहले आपका जो चैप्टर 2 है, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर पेज नंबर 17 पे ये वाला चार्ट गिवन है ना, किंगडम्स वाला चार्ट गिवन है। तो इसमें बेटा आप देखोगे कि पहले फंजाई की सेल वॉल में लिखा था कि सेल वॉल इज प्रेजेंट विदाउट सेल्यूलोज, ऐसे लिखा था, राइट। अब हमको क्या करेक्शन मिली है? अब हमको ये करेक्शन मिली है कि इसमें लिखा है प्रेजेंट विद काइटिन, विदाउट सेल्यूलोज यहाँ से हटा लिया गया है, और ये बिल्कुल सही हटाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि लोअर फंजाई ऊमाइसिटीज उनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज होती है, तो हम इस तरीके से जनरलाइज विदाउट सेल्यूलोज नहीं लिख सकते। हाँ, काइटिन प्रेजेंट होती है वो हमें पता है, तो वो लिख सकते हैं। ये करेक्शन आपकी NCERT में अब कर दिया गया है, ठीक है। दूसरे करेक्शन की बात कर लेते हैं। अगेन आपके चैप्टर नंबर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही पेज नंबर 26 पे, जहां वो लास्ट पोर्शन है वायरस प्रियॉन्स के बारे में, तो वहां पर पहले क्या था बेटा? द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पैस्चर डीजे वेनोस्की। तो बच्चों को ये डाउट बहुत जनरली आता था कि मैम पैस्चर ने दिया है ये नेम या डीजे वेनोस्की ने, क्योंकि दोनों साइंटिस्ट के नेम थे। अगेन यहाँ पर हमारे पास करेक्शन आ चुकी है और हमको पता चल चुका है कि हमें वेनोस्की का नाम यहाँ पर याद रखना है 1892 ईयर के साथ, वो यहाँ से नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दूसरी करेक्शन। अगेन नेक्स्ट आप देखेंगे एनिमल किंगडम में। तो एनिमल किंगडम में जो कि आपका 4th नंबर का चैप्टर है ना, 4th नंबर का आपका चैप्टर है एनिमल किंगडम। तो पेज नंबर 49 पे अगेन ये चार्ट, ये टेबल आपके सामने गिवन है। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए। जो पोरीफेरा फाइलम के बारे में सिर्फ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन था, है ना। मैं इसको पिंक से हाईलाइट कर देती हूँ जो कि पहले था, और हम ग्रीन से कर लेते हैं जो कि न्यू चेंजेस आए हैं, है ना। तो सेल्यूलर लेवल सिर्फ उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ था। अब आपकी न्यू NCERT में पोरीफेरा की सिमेट्री भी लिखी हुई है, मोस्टली एसिमेट्रिकल वाली सिमेट्री भी लिख दी है, और बॉडी सिलोम एसिलोमेटा भी यहाँ पर लिख दिया गया। पता होती है बातें, पर अब ये चार्ट में भी आपके ऐड हो चुकी है, ठीक है, अलग से। फाइन, यही चेंज है आपके एनिमल किंगडम में। फिर जो आपका चैप्टर है दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला जो आपका चैप्टर है, उसमें पेज नंबर 131 पे जो सेल मेम्ब्रेन की जहाँ पर बात हो रही है, तो वहाँ पर पहले आपकी NCERT में क्या लिखा था कि द लिपिड कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स। तो फॉस्फोग्लिसराइड्स की बात तो वहां पर हुई थी, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पर अब आपकी NCERT लिखती है कि इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन इट ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। तो हमें पता होता है कोलेस्ट्रॉल है, हम इसको अलग से पढ़ते हैं, डायग्राम में भी गिवन होता है कोलेस्ट्रॉल, पर लिखा नहीं हुआ था। तो अब आपकी NCERT इसको ना इंक्लूड कर चुकी है। तो ठीक है, जब कोई चीज़ इंक्लूड हुई है तो उससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है, तो हमें पता होना चाहिए, है ना, कि मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड के साथ वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अगेन द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पेज नंबर 134 पे बात हुई है। पहले क्या था आपकी NCERT में लिखा हुआ कि इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन, ऐसे लिखा हुआ था, है ना, बिल्कुल सही बात है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मुझे बताइए काम क्या है? वाटर एक्सपेल आउट करना और वेस्ट मटेरियल एक्सपेल आउट करना, ठीक है, एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। अब आपकी NCERT ने इसको बेहतर से बेहतरीन बना दिया है। उन्होंने बताया है कि एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम कर रहा है। वाटर कंटेंट बाहर जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का लेवल मेंटेन रहेगा इन द सेल, ऑस्मो रेगुलेशन भी तो मेंटेन रहेगा ना उसके साथ। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन के साथ ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है। ये बात ऐड हो चुकी है, विद पेज नंबर गिवन है, इसको ऐड कर लो। कर लिया ना सब बच्चों ने यहाँ पे, ठीक है। ये करेक्शन हो गया आपका। नेक्स्ट करेक्शन पे चलते हैं बेटा। अगेन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखो सबसे ज्यादा करेक्शन आपको इसी चैप्टर में ही मिलेगा। ये पेज नंबर 136 पे है। अब वहां पर आपके राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी की बात हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के बाद, है ना। तो राइबोसोम के साथ कोई डायग्राम नहीं गिवन था, बट अब ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम ऐड हो चुका है, ठीक है बेटा।
ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका राइबोसोम का वहाँ पर ऐड हो चुका है, दोनों सब यूनिट्स दिखाई हैं स्मॉल एंड लार्ज, कि उनके जुड़ने से कंप्लीट यूनिट बनती है जिसे आप राइबोसोम बोलते हो। तो ये डायग्राम अब ऐड हो चुका है, ठीक है, ठीक है, ये डायग्राम अब ऐड हो चुका है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए दोनों सब यूनिट के बारे में गिवन है, तो अगेन अपडेशन है और हमें पता होना चाहिए, है ना। चलो अगेन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ देख रहे हो, एक ही चैप्टर में कितने सारी करेक्शंस आई हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पेज नंबर 136 पे जहाँ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स की बात की गई है बेटा, तो पहले आपकी एनसीईआरटी में वहाँ पर एक लाइन लिखी थी, एन एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स, ये तो हमें पता ही है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर टू एज साइटोस्केलेटन। बस इन्होंने क्या कहा था कि फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स हैं और उन्हीं को आप क्या कह रहे हो, साइटोस्केलेटन कर रहे हो, पर अब उनके नाम स्पेसिफिक कर दिए गए हैं जो हम वैसे पढ़ते भी थे, बट अब आपकी एनसीईआरटी ने इंक्लूड कर लिए तीनों चीज़ें, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में। इनको अब इन्होंने इन तीनों नाम के बारे में आपको बता दिया। हमें पता ही था माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम में हम पढ़ रहे थे, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन्स हम पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट डेस्मिन्स, काइनेटिन्स के बारे में, केराटिन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये नाम भी इंक्लूड हो चुके हैं, तो ये आपको अच्छे से इस बार रिवाइज करके जाना है ना, क्योंकि अभी एनसीईआरटी का पार्ट है, ठीक है। अगेन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एक और करेक्शन हमारे पास है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एक और करेक्शन हमारे पास है, जो इसी सेंट्रोसोम वाले पोर्शन में सीलिया साइटोस्केलेटन वाले पोर्शन में सीलिया और फ्लैजिला में ना एक्सोनीम की बात की गई थी। तो पहले आपकी एनसीईआरटी क्या लिख देती थी कि एक्सोनीम हैज 9 पेयर ऑफ डबलेट्स। अब वो एक्सोनीम वाला डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं, ऐसे डबलेट्स होते हैं, है ना, 9 ऐसे पूरा सर्कल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 9 ऐसे सर्कल में प्रेजेंट होते हैं। मैंने पूरे 9 बनाए नहीं, पर बेटा डबलेट वर्ड का मतलब ही पेयर होता है, तो पेयर और डबलेट लिखने की जरूरत नहीं होती। बच्चों को इस पे कंफ्यूजन होता भी था, तो अब शुक्र है आपकी एनसीईआरटी ने करेक्ट कर दिया है और जो पेयर वर्ड है वो यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। तो 9 पेयर ऑफ डबलेट्स नहीं है, 9 डबलेट्स ही होते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, शुक्र है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से तो हम आगे बढ़े, बायोमोलिक्यूल्स में आ गए। बायोमोलिक्यूल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन है क्या बेटा, कि पहले यहाँ पर जो ब्लड कंसेंट्रेशन बताई थी ना ऑफ ग्लूकोज इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, तो क्या लिखी हुई थी 4.5 से 5 मिलीमोलर। पहली बात तो पर लीटर में नहीं मेंशन थी, हम ऐसी कंसेंट्रेशन पर लीटर में मेंशन करते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात तो ये हो गई कि मिलीमोल पर लीटर में भी कन्वर्ट हो गया और रेंज भी बदली है बेटा, 4.2 से 6.1। डाटा भी थोड़ा सा बदला है, और बदला है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे डेटाज जो बदलते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आपको ये अपना पुराना डेटा नहीं याद रखना, ये नया वाला डेटा याद रखना है। 4.2 मिलीमोल पर लीटर से 6.1 मिलीमोल पर लीटर नॉर्मल ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन है इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है। ये करेक्शन है आपकी बायोमोलिक्यूल्स में। आई एम होपिंग सब बच्चे साथ साथ कर रहे हैं ये सारे करेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, बायोमोलिक्यूल में एक ही करेक्शन था, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब इसको आप करेक्शन बोलो या अपडेशन बोलो, जो भी रिवीजन है, हम एक एक चीज देख रहे हैं, है ना। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले आपके चैप्टर में क्या था बेटा, इन एनिमल्स पहले गिवन था, तो ये बिफोर है, जो पहले चीजें आ रही हैं वो बिफोर वाली में है और जो न्यू है वो रिवाइज्ड वाली में है ना। हम बिफोर वाली को पिंक से मार्क कर रहे हैं, न्यू वाली को हम ग्रीन से मार्क कर रहे हैं, राइट। तो क्या लिखा था पहले आपकी एनसीईआरटी में, पहले ऐसे लिखा था कि माइटोटिक सेल डिवीजन is only seen in the diploid somatic cells in animals, है ना। इस पे क्वेश्चन भी बनते थे कि which of the following is correct, तो एक ऑप्शन ऐसे डाल दिया जाता था कि एनिमल्स में तो सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में ही माइटोसिस होता है, जबकि देखिए प्लांट्स में माइटोटिक डिवीजन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड में होता है। इससे ट्रू फॉल्स, MCQ, मैच द फॉलोइंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस जो थे बनते थे। लेकिन अब हमें पता था कि एनिमल्स में तो हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोटिक डिवीजन होता है, पर आपकी एनसीईआरटी इंक्लूड नहीं करती थी, इसलिए कंफ्यूजन होता था। अगेन थैंकफुली शुक्र है कि ये करेक्शन अब यहाँ पर आ चुका है कि माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स। हाउएवर कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास जहां पर एनिमल्स में हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस होता है, जैसे कि आपकी मेल हनी बी। तो बहुत ही अच्छा करेक्शन यहाँ पर आपके पास आ चुका है और ये डाउट बच्चों का क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो सेल साइकिल सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंट करेक्शन सब बच्चों ने देख लिया, क्या डिफरेंस है यहाँ पे। फिर आपकी वही अगेंस्ट दिस से कि प्लांट्स में तो माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में होता ही है ना। सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बाद नेक्स्ट करेक्शन आ रहा है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। प्लांट फिजियोलॉजी में जो लास्ट चैप्टर है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पेज नंबर 248, ठीक है।
इसके अंदर बेटा, इसके अंदर जब काइनेटिन की बात की गई थी पहले, है ना, साइटोकाइनिन का सिंथेटिक हार्मोन काइनेटिन, तो पहले जो वर्ड आपके लिए यूज था, मतलब साइंटिस्ट के नेम गिवन थे स्कूग एंड मिलर, उनका काम गिवन था कि इन्होंने एक साथ जो है क्रिस्टलाइज किया था किसको, काइनेटिन को। लेकिन बेटा अब ये करेक्शन आ चुकी है कि हमें एक ही साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, मिलर एंड हिज ग्रुप इन 1955। एक्चुअली ये ईयर का कुछ कंफ्यूजन था। स्कूग जो थे बेटा, उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट की हुई थी मिलर के ही अंडर, पीएचडी करके आए थे और पोस्ट डॉक्टरेट करने आए थे मिलर के अंडर। तो मिलर पहले ये एक्सपेरिमेंट कर चुके थे अपनी टीम के साथ, जिसमें ये काइनेटिन को क्रिस्टलाइज कर चुके थे। किसको ऑटोक्लेव किया था? हेरिंग स्पर्म के डीएनए को, राइट। हम पढ़ते हैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ये काम मिलर ऑलरेडी कर चुके थे, स्कूग बाद में आए थे और मिलर के 2 एक्सपेरिमेंट्स कन्वर्ज होकर उनके अंदर स्टडी करने वाले लोगों के पास गए थे, तो स्कूग का भी नाम आया था। लेकिन एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो है वो मिलर का है। अब आपकी एनसीईआरटी इसको करेक्ट कर चुकी है। तो अब आपसे कोई पूछे कि किसने क्रिस्टलाइज किया था काइनेटिन को फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए, तो आप क्या नाम याद रखेंगे? अब मिलर का ही नाम याद रखेंगे, है ना। करेक्शन को हम किस पेन से कर रहे हैं? ग्रीन से। तो ये जो है आपके मिलर का नाम अब आपको याद रखना है, स्कूग का नाम आपको याद नहीं रखना, ठीक है। ये करेक्शन हो गई प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक और करेक्शन है, अगेन यहाँ पर भी साइंटिस्ट के नेम में ही करेक्शन है। पहले एनसीईआरटी लिखती थी कि कजिन्स कंफर्म द रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस दैट हैज हेस्टेंड द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइपेंड बनानास। लेकिन अब इसका पूरा नाम आ चुका है, दैट इज HH कजिन्स। एंड नॉट ओनली दैट बेटा, ईयर भी ऐड हुआ है ना, ऐड हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। किस ईयर में हुआ था? 1910 में। जो चीज़ें ऐड हुई है वो तो हमको अच्छे से याद रखनी है ना, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की करेक्शन सब बच्चों ने ऐड कर ली, इसको रिवीजन में हम लोग याद रखेंगे। आप लोग अलग किसी पेन से इन करेक्शंस को ऐड करते रहिए, फाइन। चाहे आपको वहां पर अपना कोई स्टिकी नोट लगाकर करेक्शन रखनी है तो वैसे रख लीजिए, क्योंकि अब ये पार्ट आपके रिविजन्स में आना चाहिए, ये चीज़ें चेंज हुई हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो करेक्शन है हमारे पास वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, जो कि आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। उसके पेज नंबर 273 पे आप आएंगे तो वहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी में गिवन था और अब नई एनसीईआरटी में इसमें एडिशन हुआ है, ठीक है। पहले आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही थी बेटा? एल्वियोली वाली मेम्ब्रेन की बात हो रही थी। तो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात की गई है कि वो 3 मेजर लेयर्स की बनी है। एक आपकी एल्वियोली की थिन स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है। फिर बेसमेंट सब्सटेंस है इनके बीच में और उसके नीचे आ रहा है एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। 3 चीज़ों की बात की गई थी। अब बस न्यू एनसीईआरटी में क्या किया है, जो ये आपका बेसमेंट सब्सटेंस है इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा की गई है। देखो कैसे, अभी भी लिखा वही है कि 3 मेजर लेयर्स प्रेजेंट है। एक आपके पास स्क्वेमस एपिथेलियम है एल्वियोली की, ये देखो स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोली, स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोली, सेम, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर एंडोथीलियम है एल्वियोलर कैपिलरीज की और बेसमेंट सब्सटेंस है, ये सेम है, लेकिन बेसमेंट सब्सटेंस की कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपके पास दी गई है कि उसमें क्या क्या होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन किस किस को सपोर्ट कर रही है? उन स्क्वेमस एपिथेलियम को भी सपोर्ट कर रही है जो उसके ऊपर है, और जो नीचे प्रेजेंट सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज है उनको भी सपोर्ट कर रही है। तो ये बात स्पेसिफिकली वहां पर बताई है, ये ऐड हुआ है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेटा कि आपसे पूछ लेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन किस किस को सपोर्ट कर रही है? सिर्फ एल्वियोली की स्क्वेमस एपिथेलियम को, सिर्फ एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज को, दोनों को, नन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये चीज अब यहाँ पर ऐड कर दी गई है स्पेसिफिकली। और सिर्फ रिटर्न में ही नहीं, इसी चैप्टर में इसी पेज पे जो ये डायग्राम गिवन था इसमें भी चेंजेस आए हैं बेटा। ये देखिए, पहले यहाँ पर सिर्फ बेसमेंट सब्सटेंस ऐसे लिखा हुआ था, है ना। अब यहाँ पर एक तो यहाँ पर एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज को भी अलग से लिखा गया है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज को भी अलग से लिखा गया। एल्वियोलर सेल्स में स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये भी अलग से लिखा गया 1 सेल थिक, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं वो सेम है। तो वहाँ पर बेसमेंट सब्सटेंस का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया गया है आपके लिए। और इस डायग्राम में सिर्फ रेड ब्लड सेल्स नहीं लिखे, इन्होंने एंडोथेलियम लेयर अलग से मार्क कर दिया और स्क्वेमस एपिथेलियम भी अलग से मार्क कर दिया। तो कुछ स्पेसिफिकेशन बढ़ा दिया इस पोर्शन में, ठीक है। तो इट्स इंपॉर्टेंट, राइट। हमने जो भी चेंजेस थे वो यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अगले चैप्टर का हम देख लेते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में भी करेक्शन आया है, छोटे छोटे करेक्शन है वैसे देखा जाए तो, पर ऑलमोस्ट हर चैप्टर में बेटा करेक्शंस देखने को हमको मिल रहे हैं। मतलब काफ़ी चैप्टर्स में तो हमें देखने को मिल ही रहे हैं, राइट।
तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पेज नंबर 321 पे ये कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत आता था, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि ये करेक्शन यहाँ पर हो गया है, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जहाँ पर आपके मिड ब्रेन की बात हो रही है ना बेटा, तो मिड ब्रेन में पहले ऐसे लिखा था, द डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग या लोब्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल सही बात लिखी है। लेकिन उसके बाद ये लिख देते थे कि मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम। अब यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता था क्योंकि हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम भी आता है और सेरिबेलम ब्रेन स्टेम नहीं बनाता है। तो ये वाली जो लाइन थी ये हमेशा से डाउटफुल रही है बच्चों के लिए समझने में, एंड थैंकफुली ये लाइन अब डिलीट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे डोर्सल पोर्शन कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना तक लिखा है, उसके बाद ये लाइन हटा दी गई और सीधा हैंड ब्रेन वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये लाइन अब रिमूव हो चुकी है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस लाइन इज रिमूव्ड। ठीक है बेटा, दिस लाइन इज रिमूव्ड। तो आप कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा। इनफैक्ट जस्ट इसके आगे जब आप हैंड ब्रेन पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, तो वहाँ पर ये कंफ्यूजन और क्लियर कर दिया गया है कि पहले देखिए, पहले जब मेड्यूला के बारे में बात की जा रही थी तो मेड्यूला इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये बात बता दी। ठीक है, मेड्यूला में सेंटर्स हैं रेस्पायरेशन के, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस के, गैस्ट्रिक सिक्रीशन के, तीनों बात आपको बता दी थी। अब सिर्फ मेड्यूला की इन बातों के बारे में नहीं बताया गया है, उसके बाद अलग से ब्रेन स्टेम के बारे में बताया गया है और कन्फ्यूजन दूर किया गया है। अब जो ब्रेन स्टेम के बारे में बताया है उसमें क्लियरली बोला है कि इसमें मिड ब्रेन आता है, हाइंड ब्रेन का पोन्स आता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आता है। पूरी हाइंड ब्रेन नहीं लिखी, थैंकफुली ये करेक्शन यहाँ पर हो गया। और ये बात भी लिखी है कि ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शंस बिटवीन ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो अच्छे से अब ये पोर्शन इन्होंने एकदम क्लियर वर्ड्स में अच्छे तरीके से यहाँ पे करेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो, तो ये करेक्शन थी आपकी 11th की बुक में, ज़्यादा नहीं थी, छोटी छोटी थी, आई होप आपने मार्क कर ली हूँ। पर जहाँ कोई ईयर ऐड हुआ है या साइंटिस्ट के नेम में चेंज आया है, वो आप लोगों को बहुत ढंग से अब ध्यान रखना होगा, है ना, चेंजेस हमें ढंग से ध्यान रखने होंगे। ठीक है, अब बेटा आ जाती है आपकी 12th की एनसीईआरटी। तो 11th की बंद करो और 12th की एनसीईआरटी खोल लो सभी बच्चे। 12th में कंपेरेटिवली कम करेक्शंस हैं, जो भी हम फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली करेक्शन ही आपके सबसे पहले चैप्टर में है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पेज नंबर 5 खोलेंगे आप। पेज नंबर 5 में नीचे पैराग्राफ में ये लाइन है यहाँ पे, इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनिजम्स और पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू 2 टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ये बात बिल्कुल सही है, बस इन्होंने थोड़ा स्पेसिफिकेशन बढ़ाया है कि यहाँ पर सिर्फ बोला था सेल डिवाइड्स इनटू 2, इसको पिंक से करेंगे हम, सेल डिवाइड्स इनटू 2 ऐसे बोला था। अब आपकी एनसीईआरटी में क्या हुआ है, सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू 2, तो स्पेसिफिक कर दिया कि माइटोटिक डिवीजन से ये हो रहा है। वैसे देखा जाए तो ये काइंड ऑफ गलत है, क्योंकि अगर आप मोनेरास को देखो है ना, तो हम ए माइटोसिस की बात करते हैं, माइटोसिस की बात नहीं करते। तो बट एनीवे ये चीज़ ऐड हुई है तो हम हर करेक्शन को देखेंगे, है ना। तो माइटोसिस वर्ड यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट अगर आप देखोगे बेटा इकोसिस्टम वाले आपके चैप्टर में 248 में एक करेक्शन आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी थी, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की क्योंकि वो बहुत छोटी सी करेक्शन थी। जैसे कोई चीज़ को लिखा हुआ है इज नोन एज, उसको चेंज कर दिया इज नोन एज को इन्होंने बोल दिया इज टर्म्ड एज। हाँ, तो बहुत छोटी सी वो करेक्शन थी, तो इतना आपको अफेक्ट नहीं हो रहा था, तो वो हमने नहीं लिया यहाँ पे। अच्छा, अब इकोसिस्टम वाले चैप्टर को खोलिए, पेज नंबर 248 पे आइए, इसकी करेक्शन हम लिख लेते हैं। यहाँ भी बहुत छोटू सी करेक्शन है। जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में वहाँ डायग्राम बने हुए हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के 3, राइट, उनके ऊपर लिखा हुआ है द 3 इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, एनर्जी एंड नंबर, है ना, 3 पिरामिड्स की बात की गई है। अब आपकी न्यू एनसीईआरटी में उसको करेक्ट करके लिख दिया गया है 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, है ना। 3 इकोलॉजिकल पिरामिड्स नहीं है, क्योंकि मैं 3 अलग इकोलॉजिकल पिरामिड तो बायोमास में अलग बना दूं, नंबर में अलग बना दूं, एनर्जी में अलग बना दूं, ये 3 टाइप है, तो वो चीज़ यहाँ स्पेसिफाई कर दी गई है। वैसे तो हम समझ चुके थे, पर चलो एनसीईआरटी ने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि भाई डाउट में मत रहना। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की करेक्शन लिख लेते हैं हम। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। पेज नंबर पे आ जाइए 259। अब क्या करेक्शन है यहाँ पर? करेक्शन नहीं है, यहाँ पर एडिशन है कि पहले लिखा हुआ था IUCN और ईयर दिया हुआ था 2004,
अब यहाँ पर फुल फॉर्म दे दी है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो भाई एनसीईआरटी नहीं देती थी, हम तब भी ये फुल फॉर्म पढ़ते थे, अब तो एनसीईआरटी ने दे दिया है, मतलब इस पे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमें ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, लिख ली सब बच्चों ने, है ना। ये करेक्शन यहाँ पर स्टार मार्क कर लो कि अब हमें फुल फॉर्म भी ढंग से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका जिसमें ये करेक्शन है इज एनवायरमेंटल इशू। पेज नंबर 284 पे, पेज नंबर 284 पे आप देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ था बेटा पहले कि 20th सेंचुरी तक फॉरेस्ट कितना परसेंट लैंड ले रहे थे, 30% ले रहे थे, लेकिन एंड ऑफ द सेंचुरी में जब देखा तो वो अमाउंट ऑफ लैंड कम होकर कितना हो गया था, 19.4%। ऐसा आपकी एनसीईआरटी पहले लिखती थी, दैट इट श्रंक टू 19.4%। इस डेटा को ठीक किया गया है अब आपकी एनसीईआरटी में एंड इट श्रंक टू 21.54%, इसको कर दिया गया। तो जो डेटा चेंज आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जो कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं वो शुक्र है हम लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर कर दिए गए हैं, पर जहाँ ये डेटा का चेंज आ रहा है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स में ब्लड कंसेंट्रेशन का आया था, यहाँ पर अमाउंट ऑफ लैंड कवर्ड बाय फॉरेस्ट आ रहा है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, क्योंकि बच्चों को पुराने डेटा याद हैं और गलती होने के चांसेस याद हैं, तो इसको अब आपको न्यू डेटा याद रखना है। ठीक है, एनवायरमेंटल इशू हमारा लास्ट चैप्टर था 12th का जिसमें करेक्शन था। इतने ही करेक्शंस हैं आपके रिवाइज्ड एनसीईआरटी में, अगर आप नोट कर चुके हैं तो वेरी गुड, नहीं किया था तो अब इसके साथ कर लें। और एनसीईआरटी को यहाँ पर रखना है सर, आंखों पे रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नीट एग्जाम के लिए, है ना। तो ये करेक्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे हमारे नीट एग्जाम के लिए। अगर आपने करेक्शन नहीं लिखे, अगेन ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं और चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ्स होते हैं वो सब उसी टेलीग्राम पे आपके लिए अवेलेबल होते हैं, तो उसका भरपूर यूज कीजिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए अब आ सकते हैं नीट क्वेश्चन बैंक चैनल पे, वहां पर आपके साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, राइट। और अगेन अगर आप हमारे साथ और अच्छे से अपनी नीट की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो उम्मीद की टीम के साथ ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्लस पे, वहां पर अगेन क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है आप लोगों की बेटर प्रिपरेशन के लिए। तो thank you so much. I hope you have noted all these changes in the NCERT. We'll meet again in the next video. Till then, take care. Bye-bye.